हेलो, वेलकम टू कैफे आईएएस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धिज्म के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विसेज। तो इसको हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रखी है क्योंकि हम थोड़े से पार्ट्स में लेके आने वाले हैं। ओवरऑल आपको 1-1.25 घंटे में पूरा बुद्धिज्म, अंडर 1 आवर पूरा बुद्धिज्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बहुत डिटेल में बात करते हैं। तो लेट्स बिगिन। देखिए, जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, तो जो 6th सेंचुरी बीसी है उसको एक वंडरफुल सेंचुरी माना जाता है, क्योंकि इस सेंचुरी में बुद्ध, महावीर, जोरोस्टर, कन्फ्यूशियस, लाओ त्से जैसे लोग जन्मे, इस सेंचुरी में रहे और इन्होंने पूरे वर्ल्ड को अपने आइडिया से इम्पैक्ट किया, इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, तो इन सब आइडियाज में से, आइडियोलॉजीज में से बुद्धिज्म और जैनिज्म थी, उसका इम्पैक्ट था वो इंडियन सोसाइटी पे बहुत ही रिमार्केबल था। तो पहले हम जान लेते हैं बुद्धिज्म है क्या। तो बुद्धिज्म की जब हम बात करते हैं, बुद्धिज्म एक रिलीजन है जो कि गौतम बुद्ध की टीचिंग्स पे और उनके लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर बेसिस है। तो जो बुद्ध थे, जिनको हम लॉर्ड बुद्धा के नाम से जानते हैं, उनको शाक्य मुनि और तथागता भी कहा जाता है। जब भी पैदा हुए थे तो उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, बाद में उनका नाम हुआ बुद्ध, जब उनको निर्वाण मिल गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, हम आराम से एक स्टोरी के माध्यम से और एक कुछ फैक्ट्स के साथ हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो जो बुद्धिज्म रिलीजन की हम बात कर रहे हैं वो ओरिजिनेट हुआ इंडिया में लगभग 2600 साल पहले। जब इसकी स्टोरी की बात करते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको। जो करंट में जो बुद्धिज्म है वो साउथ और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में वहाँ का मेन रिलीजन है। तो बुद्धा की स्टोरी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, बुद्धा का शुरू से नाम बुद्ध नहीं था। उनका नाम, जैसे मैंने बताया कि उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। उनके पिता थे शुद्धोधन और माँ का नाम था माया। जो पिता शुद्धोधन थे उस टाइम पे जनपद हुआ करते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 6th सेंचुरी बीसी की, जैसे बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग उनके जन्म का समय, बुद्ध के जन्म का समय मानते हैं 563 बीसी। करेक्ट। तो जो साक्य रिपब्लिक थी, बहुत सारी जनपद थी, उनमें से एक थी साक्य जनपद, साक्य रिपब्लिक। उसकी राजधानी, कैपिटल थी कपिलवस्तु। तो जब उनकी माँ माया और पिता सिद्धोधन कहीं बाहर जा रहे थे तो कपिलवस्तु के पास एक जगह है लुम्बिनी गार्डन्स, जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर पे है। तो वहाँ पे लुम्बिनी गार्डन्स में उनका जन्म हुआ। तो उनके जन्म के ईयर के बारे में थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं कि कब हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स बिलीव द ईयर वाज 563 बीसी। करेक्ट। इसके बाद इनकी शादी भी हुई, यशोधरा से बेटा हुआ राहुल। और उसके बाद लग्जरी लाइफ से बुरी तरह डिससेटिस्फाइड होके वो डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ के लिए, यानी सत्य की खोज के लिए वो बाहर निकल गए। कैसे निकले, देखिए, एक ही बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या हुआ, जब ये पैदा हुए थे, इनका जन्म हुआ था, तो उनके पिता तो राजा थे। तो राजा उस टाइम पे ये भी चलन था कि अपने बच्चे के भविष्य के बारे में साधुओं से, सन्यासियों से या ज्योतिषों से पूछते हैं। तो उस टाइम पे बहुत बड़े एक साधु सन्यासी का उनके किंगडम में आना हुआ। तो उन्होंने अपने बच्चे यानी सिद्धार्थ गौतम को उस सन्यासी के पास दिखाया कि इसका भविष्य क्या है। सन्यासी ने जैसे ही बच्चे को देखा, उनकी लकीरों को देखा, उसको देख के कहा कि या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, यानी बहुत बड़ा एम्परर बनेगा, या बहुत बड़ा सन्यासी, यानी लेकिन इन दोनों में से कोई बन सकता है, लेकिन महानता इसके भाग्य में है, ग्रेटनेस। तो ये सुन के थोड़े तो खुश हुए जो किंग थे, किंग जो उनके पिताजी थे वो बड़े खुश हुए, शुद्धोधना। लेकिन उनको कुछ समय बाद बड़ी एक स्ट्रेस होने लग गया कि अगर एम्परर ना बन के ये मॉन्क बन गया तो उन्होंने क्या किया कि सिद्धार्थ गौतम के आसपास इतनी लग्जरी प्रोवाइड करा दी, दुनिया की हर सुख सुविधाएं, ऐशो आराम उनको प्रोवाइड किया, कराया कि उनको कभी साधु बनने का या वैराग्य का भाव होता है जो मन में आए ही ना। तो वो शुरू से उन सुख सुविधाओं में पले बड़े थे। गौतम बुद्ध का बचपन था, उनका यूथ था, जो शुरुआत का टीनेजिंग ईयर्स थे और स्टार्टिंग यूथ था उनका, सारी लग्जरी में गुजरा। एक शाम का वक्त था, दोपहर का टाइम था, उन्होंने अपने गाड़ीवान यानी कि जो रथ चलाने वाला था, उनके चैरियट ड्राइवर था, उसको कहा कि आज मुझे थोड़ा घुमाने ले जाओ, मौसम थोड़ा ठीक है। अब उसका नाम था चन्ना। चन्ना सिद्धार्थ गौतम को लेके नगर भ्रमण के लिए निकले। जब नगर भ्रमण के लिए निकले तो उनके सामने सबसे पहले कहते हैं कि एक व्यक्ति आया जो बहुत बूढ़ा था। अब सिद्धार्थ गौतम इतनी लग्जरी में रहे थे कि उन्हें यह तक नहीं पता था कि वृद्ध व्यक्ति क्या होता है। तो वृद्ध व्यक्ति को देख के उन्होंने पूछा, चन्ना ने कहा कि ये वृद्ध व्यक्ति है, ये एक जवानी ढल जाती है, उसके बाद एक बुढ़ापा आता है। यहाँ पे लोग, जो इंसान होता है अपने काम खुद से ठीक से ढंग से पूरी एनर्जी से नहीं कर सकते, बीमारियाँ घिर देती हैं। ठीक है, इसके बाद उनको सिक पर्सन मिला, उन्होंने कहा कि ये बीमार है, ये बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। तो ये भी चन्ना ने उन्हें बताया। इसके बाद उन्होंने एक डेड बॉडी को ले जाते हुए कुछ लोग देखे, तो उन्होंने कहा ये कौन है, इसको इस तरह क्यों ले जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ गौतम को ये बताया गया कि जो पैदा होता है, जो जन्म लेता है, उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित होती है। तो ये इस व्यक्ति का जीवन काल इस संसार में फिनिश हो गया है, नाउ ही इज डेड। तो उन तीनों को देख के बड़े सिद्धार्थ गौतम बड़े विचलित हुए। उन्होंने कहा ये सबके साथ होता है।
तो चन्ना ने कहा हाँ, जो जन्म लेता है वो वृद्ध भी होता है, बीमार भी पड़ता है और अंत में उसको मृत्यु भी मिलती है। तो ये चीज़ें देख के बड़े डिस्टर्ब हो गए गौतम बुद्ध। उसके बाद आगे चल के उन्होंने चौथा पर्सन देखा, वो एक सन्यासी था, वैरागी था। उसको देख के उन्होंने कहा ये कौन है, इसको देख के बड़ा शांति का अनुभव मिल रहा है मुझे। तो उसके बारे में चन्ना ने बताया कि ये घर बार छोड़ के सत्य की खोज में निकला हुआ, भगवान से मिलने की उम्मीद में एक साधु है जो अपनी जिंदगी को भजन कीर्तन करके या फिर सत्य की खोज में बिता रहा है। तो उन्होंने साधु के बारे में चन्ना ने अपनी समझ के अनुसार कुछ कुछ बताया। तो उन्हें ये चीज़ें अच्छा लगी। तो उन चीज़ों को देखते हुए एट द एज ऑफ 29 गौतम बुद्ध ने, यानी सिद्धार्थ गौतम ने, उस टाइम बुद्ध नहीं थे वे, सिद्धार्थ गौतम ने घर को छोड़ दिया। यानी कि अपनी सारी लग्जरी जो वैभव था, राजसी ठाट बाट थे, सबको छोड़ दिया। उन्होंने साथ में चन्ना को लिया जो उनके चेरियट ड्राइवर थे, और अपने फेवरेट घोड़े जिसका नाम था कंठक, उसको लेके वे सत्य की खोज में भटकते रहे, चलते रहे, घूमते रहे। उनके सत्य की खोज में उनको ज्ञान देने के लिए उनके 2 टीचर थे। जो गुरु थे उनका नाम था अलारकम और दूसरे का नाम था उद्रक रामपुत्र। उनसे शिक्षा लेते रहे सत्य के बारे में, लेकिन उनकी शिक्षाओं से वे बड़े असंतुष्ट थे, नॉट सेटिस्फाइड, यानी कन्विंस्ड नहीं थे। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है आपसे, और मैं स्वयं सत्य की खोज में निकलूंगा, भटकूंगा और जानूंगा कि आखिर में सच क्या है। तो इस ट्रुथ की डिस्कवरी में, यानी डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ में, सर्च ऑफ ट्रुथ में, उनके साथ 5 लोग और थे, 5 कंपेनियन। उनके नाम क्या है, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। पहले थे कौंदन्ना, दूसरे थे भद्दिया, तीसरे वप्पा, चौथे महामना और 5वें आसाजी। इन 5 लोगों के साथ सिद्धार्थ गौतम ने सत्य की खोज में, डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, उसके लिए जगह जगह घूमना शुरू किया। अब वे बहुत एक्सट्रीम लाइफ जीते थे, यानी कई कई दिनों तक उनको खाना नहीं मिलता था, कई कई दिनों तक वो मेडिटेट करते रहते थे। तो बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में जाके वे तपस्या कर रहे थे, वो मेडिटेशन कर रहे थे, वो घूम रहे थे। यानी कि उनका ये एक हठयोग टाइप का था कि नहीं, हमें खाना नहीं खाना आज। तो बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में चले गए थे। तब ऐसे ही एक बार जो सिद्धार्थ गौतम से, उनको बहुत भूख लगी हुई थी, कई दिनों से उन्होंने नहीं खाया था। ऐसे इसी दौरान वो चलते चलते एक गांव में पहुंचे जिसका नाम था सेनानी। उस सेनानी गांव में बिच्छुओं को देख के एक लड़की जिसका नाम था सुजाता, वो एक कटोरे में दूध और एक कटोरी में चावल लेके आई। अब वो सिद्धार्थ गौतम तो भूखे थे, उन्होंने जैसे ये खाना देखा, उन्होंने उसके सुजाता के अन्न को प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया, खा लिया। अब ये देख के जो उनके बाकी 5 साथी थे बड़े गुस्सा हुए कि आप थोड़ी सी भूख नहीं सहन कर पाए, आप सच को क्या खोजोगे। तो ऐसा कह के बड़े क्रोधित होकर इनका साथ छोड़ के चले गए। उसके बाद सिद्धार्थ गौतम बिल्कुल अकेले वे घूमते रहे जगह जगह। अंत में एक बार क्या हुआ, जब वो 35 साल के हो गए थे, कुछ कहते हैं 33 साल के, लेकिन ज़्यादातर कहते हैं कि 29 साल के बाद वो 6 साल भटके थे। तो जब वो लगभग 35 ईयर्स के थे, तो बोध गया जो कि बिहार में है, वहाँ पर एक पीपल का ट्री है। पीपल के ट्री के साथ नीचे बैठकर उन्होंने 49 डेज, लगातार 49 दिन मेडिटेशन किया था। और उसके बाद अचानक से उनको निब्बना मिला। निब्बना का मतलब एनलाइटनमेंट, निर्वाण। वो मिलने के बाद उनको एक बोध गया के पास, एक पीपल ट्री के नीचे जब उनको ज्ञान मिला तो उनको बुद्ध कहा जाने लगा। बाद में वो बुद्ध नाम से प्रचलित हो गए। अब जब उनको एनलाइटनमेंट मिल गया, कहाँ पे, बोध गया में, उसके बाद उन्होंने अपना पहला सरमन यानी कि उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। सारनाथ जो यूपी की बनारस सिटी है, उसके पास में एक जगह है, वो सारनाथ है। तो वहाँ का जो डियर पार्क है, वहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया 5 शिष्यों को। उनमें पहले शिष्य थे जिनका नाम था महाकश्यप। इस सारी घटना को, ये सरमन वाली, उपदेश देने वाली घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिए। धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, सारी मैंने आपको स्टोरी बता दी, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट जो पीपल ट्री था उसको कई सेंचुरीज तक उसको डिस्ट्रॉय करने के एफर्ट्स होते रहे। मॉडर्न के टाइम्स पे जो द ग्रेट किंग अशोका की जो क्वीन थी, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय करने का एफर्ट किए। 2nd BC में पुष्यमित्र शुंग रूलर थे, और 600 AD यानी ईसा के 600 साल बाद किंग शशांक ने, इन ऐसे लोगों ने मिलके, उसके साथ साथ बहुत और लोगों ने इस पीपल ट्री को डिस्ट्रॉय करने का बहुत प्रयास किया। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि इस ट्री को डिस्ट्रॉय करके वो बुद्धिज्म को डेंट पहुंचा सकें। तो ये सब अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से उन्होंने कोशिश की, लेकिन वे कोशिश में सफल नहीं हो पाए। ठीक है, नाउ लेट्स बैक टू द बुद्धा। बुद्धा 80 साल के बाद यानी कि 483 BCE में एक यूपी में एक टाउन है कुशीनगर, वहां पे वो उनकी डेथ हुई। सो ही डाइड इन 483 BCE एट टाउन नेम्ड कुशीनगर। इस पूरी घटना को यानी कि उनकी डेथ को कहा जाता है महापरिनिब्बन, जिसको हिंदी में कहते हैं महापरिनिर्वाण।
ठीक है, तो ये दो घटनाएं आपको याद रखनी है। एक तो मैंने बोला था कि धर्मचक्र परिवर्तन जो फर्स्ट सेरेमन वाला था, दूसरा है महापरिनिब्बाण। ठीक है, इनसे रिलेटेड हमने डिटेल बात कर ली। देखिए इसमें कई जगह कुछ जगह आई हैं वो आपको याद रखनी है, बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड है, जैसे लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, सेनानी विलेज, कुशीनगर। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी प्लेसेस आते जाएंगे वो हम डिस्कस करते जाएंगे। अब समझते हैं कि इंडिया में बुद्धा को एक आइडियोलॉजी मिली, ज्ञान मिला, तो लेकिन ये एक धर्म के रूप में कैसे इमर्ज हुआ, कैसे इतना पॉपुलर हुआ, क्यों बहुत तेजी से इंडिया में स्प्रेड हुआ। ठीक है, इसके कारणों के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए जो 6th सेंचुरी BC थी उस सेकंड अर्बनाइजेशन का फेज था। ठीक है, यानी कि एक वन टाइप ऑफ इकोनॉमी से हम दूसरी तरह की इकोनॉमी पे शिफ्ट हो रहे थे, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे शिफ्ट हो रहे थे। दूसरे इसके साथ साथ इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस और सोशल चेंजेस आ रहे थे, यानी कि वो पीरियड था 6th सेंचुरी BC वाला पीरियड था, वो पीरियड ऑफ ग्रेट रिलीजियस डिस्टर्बेंस या कंफ्यूजन का पीरियड था। क्यों था? देखिए उस टाइम पे जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस थी, उस टाइम पे जो एक रिलीजन था उसके अगेंस्ट में क्यों था वो हम भी डिस्कस करेंगे जब इमरजेंस की बात कर रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट में बहुत सारे सेक्ट, आइडियोलॉजीज, रिलीजियस ट्रेडिशंस इमर्ज हुए। मतलब यहाँ तक कहते हैं कई लोग कि 63 ऐसे सेक्ट्स थे, रिलीजन्स थे जिन्होंने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को उस टाइम पे चैलेंज किया। इन आउट ऑफ दी 63 2 वर मेन, यानी कि एक तो बुद्धिज्म, दूसरे जैनिज्म। राइट, तो हम इमरजेंस के बारे में बात करते हैं कि इनका कॉज क्या था इमरजेंस का स्प्रेड का। पहला, रिएक्शन अगेंस्ट ऑप्रेसिव रिलीजन, यानी कि उस टाइम पे जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस थी या वैदिक रिलीजन था, उस टाइम का जो रिलीजन था वो बड़ा ऑप्रेसिव था। उसमें बहुत सी जो रिचुअल्स थी वो इलॉजिकल भी थी। फॉर एग्जाम्पल कि कास्ट सिस्टम था, रिजिड सोशल हिरार्की थी कि आप किसी पर्टिकुलर कास्ट में आपका जन्म होता है तो आप वहीं रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप पे कई सारे रेस्ट्रिक्शन है, आपको कम प्रिविलेज मिलेंगे अगर आप सो कॉल्ड लोअर कास्ट में हैं तो। ठीक है, तो लोग ऐसा धर्म ढूंढ रहे थे जो इगैलिटेरियन हो, यानी कि उसमें कास्ट को लेके भेदभाव ना हो, सारे लोग बराबर हों और उनको एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल के एनलाइटनमेंट प्राप्त करने का, निर्वाण प्राप्त करने का अवसर बराबरी से प्राप्त हो। ठीक है, और बहुत सारी जो वैदिक कल्चर था उस टाइम पे, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था, उसमें इल इफेक्ट्स आ गए थे, जैसे कि कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स हैं, एनिमल सेक्रीफाइसेस हैं, उनकी बजाय कोई सिंपल मेथड्स हों जिनको फॉलो करके हम निर्वाण प्राप्त कर लें। तो उसके अगेंस्ट में जो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के लिए ट्रू है ये बात कि उन्होंने ऐसे तरीके लोगों को उपलब्ध कराए कि जहाँ पर भी बराबरी से निर्वाणा भी प्राप्त कर सकते हो और सिंपल रिचुअल को फॉलो करके ये अटेन कर सकते हो। करेक्ट, तो पहला रीजन, मेन रीजन ये था। अब हम दूसरे रीजन पर आते हैं जो है राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी विद एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि देखिए मैंने कहा कि सेकेंड अर्बनाइजेशन वाला फेज था, वहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी बूम पे थी। और एग्रीकल्चर इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो कैटल की भी बात करते हैं। उस टाइम पे कैटल बहुत मेन थे, उन कैटलों से ही एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प मिलती थी। उसके साथ साथ मिल्किंग वगैरह भी है कैटल्स की। तो एनिमल्स वर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू दैट एग्रीकल्चरल काइंड ऑफ इकोनॉमी। तो इसका मतलब था उसको बूम के लिए प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल वाज नेसेसरी। ठीक है, तो जो पीजेंट कम्युनिटी थी, वैश्य कम्युनिटी थी, जिसने सबसे ज़्यादा जो एंगेज थी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में, उसके लिए कैटल बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑन द अदर हैंड जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस थी उसमें एनिमल सेक्रीफाइस का प्रोविजन था, उसमें एनिमल सेक्रीफाइस भी होते थे जो कि इन कम्युनिटीज़ को बिल्कुल ठीक नहीं लगता था, क्योंकि डायरेक्ट इनकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ता था, उनके प्रॉस्पेरिटी को इम्पैक्ट पड़ता था। ठीक है, तो जो नए रिलीजन थे जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म, इन्होंने एम्फेसिस किस पे दिया? कंपैशन यानी करुणा, नॉन वायलेंस पे एम्फेसिस दिया। तो पीजेंट और मर्चेंट कम्युनिटी ने भी इनको अच्छा समझा और सपोर्ट किया। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा एगैलिटेरियन ट्रेंड्स थे, तो इन्होंने सबको बराबरी का हक दिया, क्योंकि वैश्य और पीजेंट जो कम्युनिटी थी उनको नीचे वाले कास्ट हिरार्की में समझा जाता था ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस में। तो इन जो नए रिलीजन्स थे बुद्धिज्म, इन्होंने इनको अपवर्ड सोशल मोबिलिटी का अवसर दिया। यानी कि आप जो जन्म के समय आपकी कास्ट फिक्स की गई है उससे आप दूसरे तरह के प्रिविलेज में भी जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप वहाँ फिक्स होकर रहोगे, आप बराबर हो, आपको प्रिविलेज अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो आपका सोशल स्टेटस भी अच्छा रहेगा। तो इन सब चीज़ों ने मिलके इन कम्युनिटीज़ को, वैश्य पीजेंट कम्युनिटीज़ को, बाकी और कम्युनिटीज़ को एनकरेज किया कि वे नए धर्म को फॉलो करें। तो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी। अब देखिए तीसरा रीजन देखते हैं। देखिए जो बुद्ध थे उनको, जैसे मैंने कहा कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, एलिट क्लास से थे। तो जब एलिट क्लास से होता है, भले ही आपका बच्चा सन्यासी बन जाए, भिक्षु बन जाए, वो रहता है कि इसको सपोर्ट करना है। तो बुद्धिज्म के फॉलोअर कई राज्यों के राजा और एलिट ग्रुप भी बने, जैसे कि मगध, कौशल, कौसाम्बी, साक्य, वज्र, मल्ल, जो रिपब्लिक थी, जनपद थे, उनके एलिट क्लासेस थे, उनके कई सारे किंग्स,
और उनके किंग्स के बेटे बेटियां, उन्होंने कई लोगों ने बुद्धिज्म को स्वीकार किया, उसको फॉलो करना शुरू किया। तो इसके साथ साथ किंग को एक भगवान का रूप समझा जाता था उस टाइम पे। तो उनकी देखा देखी वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, पब्लिक थी, लोग थे, उन्होंने भी बुद्धिज्म को अपनाना शुरू किया। तो इन राज्यों की जो मैंने मेंशन किया, जैसे मगध, कौशल, कौशाम्बी, शाक्य, वज्र, मल्ल, इन लोगों इन स्पेशली इन रिपब्लिक्स में, इन जनपदास में बुद्धिज्म का बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ। अब इसके साथ साथ जो उनकी टीचिंग्स थी, उनके उपदेश थे, उनकी शिक्षाएं थी, वो सब के लिए एक्सेसिबल थे। ऐसा नहीं है कि इसको मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी। कोई भी लोग आके इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सोशल स्टेटस, वो इन टीचिंग्स को पढ़ सकता था, सुन सकता था, अपना सकता था। तो एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी थी। अब देखिए, एक सबसे और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई कि यूज ऑफ पॉपुलर लैंग्वेज। ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस थी या वैदिक कल्चर था उस टाइम पे, जो एलिट लोगों की भाषा मानी जाती थी संस्कृत, जो आम लोगों की समझ से बाहर थी। आज से जैसे मैं आज से 50 साल पहले का सिनेरियो देखूं, अपने देश में कितने लोग इंग्लिश स्पीकिंग थे, वो एलिट लोग थे। यानी इंग्लिश में कोई चीज़ें आ रही हैं तो वो जन जन की भाषा तक कैसे पहुंचेंगी? ठीक है, लोगों में पहुंचने के लिए जरूरी ये है कि आप उसी लैंग्वेज में उनको कम्युनिकेट करें जिससे वो अच्छे से समझ पाएं। बुद्धिज्म ने यही किया। बजाय संस्कृत के उसने जो करंट लैंग्वेज थी, मास लैंग्वेज थी, उस टाइम पे पाली थी, उस पर फोकस किया और अपनी जो डॉक्ट्राइन्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचिंग्स हैं, उन सबको स्प्रेड किया, अपने रिलीजन को स्प्रेड किया उस लैंग्वेज में। यानी कि अपनी टीचिंग्स को उसने सिंप्लीफाई किया और पाली लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, अब एक आता है मोनेस्टिक नेटवर्क। मोनेस्टिक नेटवर्क में क्या हुआ कि जो मठ होते हैं, बुद्ध धर्म के जो केंद्र हैं, जहाँ पे बुद्ध धर्म का प्रमोशन होता है, उनकी टीचिंग, प्रीचिंग, ये सारी एक्टिविटीज चलती है, वो होते हैं मठ। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ मोनेस्ट्री और जो मोनेस्टिक ट्रेडिशन था उसने भी स्प्रेड में कंट्रीब्यूट किया। देखिए, जब हम मोनेस्ट्री की बात करते हैं, बुद्धा के देखो दो तरह के शिष्य थे। पहले तो थे ले वर्शिपर, यानी उपासिका जिनको कहते थे, वे सिर्फ वर्शिप करते थे। दूसरे थे मॉन्क्स, भिक्षु, जो एक्टिविटी में शामिल रहते थे, यानी कि वर्शिप के अलावा ये स्प्रेड भी करेंगे धर्म को, उनको कहते थे मॉन्क्स। अब इन्हीं मॉन्क्स को लेके एक रिलीजियस ऑर्डर को ऑर्गेनाइज किया गया। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया संघ। तो संघ का मेन पर्पज था अपने धर्म को, अपनी बुद्धा की टीचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। अब देखिए क्या हुआ, संघ डेमोक्रेटिक लाइन्स में गवर्न था। ऐसा इसमें कोई हिरार्की वाला सिस्टम नहीं था, और इसका मतलब था कि हर एक जो मेंबर है वो बराबर है और मॉन्क आपस में डिसिप्लिन एनफोर्स करेंगे। यानी इसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स थे जिसमें इसने कहा कि इसका ये डिसिप्लिन है। तो डेमोक्रेटिक लाइन्स पे था और डिसिप्लिन था। दूसरा क्या था, इसमें ओपन मेंबरशिप पॉलिसी थी, यानी कि जो भी 15 साल से ऊपर का पर्सन है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड सोशल स्टेटस संघ को ज्वाइन कर सकता है। हाँ, इसमें कुछ पाबंदियां थी, जैसे अगर कोई क्रिमिनल है या कोई डिजीज्ड पर्सन है, या कि कोई बीमार आदमी है, वो कैसे ट्रैवल करेगा और कैसे धर्म का प्रचार करेगा। तो जो बीमार है या क्रिमिनल है वो ज्वाइन नहीं कर सकते, बाकी 15 साल से ऊपर का कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अब पहले देखिए, इनिशियली इस संघ में विमेन थी, उनको अलाउड नहीं था ज्वाइन करना, लेकिन बाद में आनंद और महाप्रजापति गौतमी की रिक्वेस्ट पर बुद्धा ने विमेन को अलाउड कर दिया कि वे भी संघ ज्वाइन कर सकती हैं। अब महाप्रजापति गौतमी कौन थी? ये बुद्धा की फॉस्टर मदर थी, यानी कि बुद्धा का बचपन से लेके जब तक उन्होंने घर छोड़ा तब तक पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया था, यानी कि बुद्धा की फॉस्टर मदर ने। अब ये इन सारे एफर्ट्स के चलते मर्ज हुआ और संघ, स्पेशली जो एफर्ट्स थे, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स थे संघ के, बुद्धिज्म ने बहुत ही रैपिड प्रोग्रेस की, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। यानी बुद्धा के टाइम में ही नॉर्थ इंडिया में इसने काफ़ी रैपिड प्रोग्रेस की। ठीक है, बुद्धिज्म को बहुत सारे लोगों ने अपना लिया। अब ये हो गया इंडिया में। बाहर कैसे स्प्रेड हुई इसकी, यानी कि जब बुद्धा की डेथ हो गई उसके बाद लोगों ने, मेडिटेशंस के फॉलोअर थे, उन्होंने मेडिटेशन किया, बुद्धा की टीचिंग्स को लेके जगह जगह पूरे देश में घूमे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ। फिर आते हैं 200 साल बाद, लगभग 200-300 साल बाद मौर्य डायनेस्टी आई और मौर्यन किंग हुए द ग्रेट अशोका। द ग्रेट अशोका बहुत महान किंग थे। उससे पहले क्या था, ये बड़ी एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी थी इनकी, तो इन्होंने कलिंग पर अधिकार करने के लिए कलिंग वॉर किया। जब उन्होंने युद्ध भूमि में जाके देखा, वो जीत तो गए, लेकिन जब उन्होंने वॉर ग्राउंड्स में जाके देखा, सब जगह ब्लड शेड है, वो रखा है, ब्लड बाथ, वो एक डिस्टर्बिंग सीन था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे अब और कॉन्क्वेस्ट पे नहीं जाना, मुझे और वॉर नहीं करना, आई अडॉप्ट द धम्मा। तो धम्मा कॉन्क्वेस्ट पे मुझे जाना है। तो उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया। स्पेशली अगर हम बात करें तो बहुत सारे सेक्ट होते हैं बुद्धिज्म में जो बाद में धीरे धीरे डेवलप हुए। बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, इनके बारे में भी हम डिटेल में कौन से टाइप हैं और कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल के डेवलपमेंट हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी बस आप इतना जान लोगे, अशोका ने फोकस किस पे किया, हीनयान और थेरावादा जो थे, हीनयान का पार्ट सबसेक्ट है, तो हीनयान या थेरावादा पे जो बुद्धिज्म के सबसेक्ट हैं उसको प्रमोट करने के लिए उसने काम किया। तो
तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि बुद्धिस्ट मिशन है अलग अलग एरिया में बुद्धिज्म रिलीजन का स्प्रेड करने के लिए भेजे जाएंगे। तो अशोका ने भेजे, फॉर एग्जांपल कश्मीर में गांधारा यानी कि अफगानिस्तान आज का, तो कश्मीर, अफगानिस्तान, ग्रीस में भेजे, श्रीलंका, बर्मा जिसको म्यांमार भी कहते हैं अभी, तो श्रीलंका, म्यांमार, इजिप्ट और थाईलैंड, इन जगहों पे उसने बुद्धिस्ट मिशन भेजे। ठीक है, और इसकी वजह से श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में थेरावादा बुद्धिज्म की एक फाउंडेशन ले हुई। ठीक है, सो दीज बुद्धिस्ट मिशन लेड द फाउंडेशन ऑफ थेरावादा बुद्धिज्म इन दोज एरियाज। करेक्ट। अब हमने थेरावादा हीनयान की बात कर ली, लेट्स टॉक अबाउट द महायान। महायान में जैसे कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अशोका की वजह से थेरावादा हीनयान का स्प्रेड हुआ, उसी तरह जो कुषाण डायनेस्टी के एम्परर थे कनिष्क, उन्होंने फोर्थ काउंसिल को के बाद बुद्ध धर्म को पैट्रोनाइज किया। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को सपोर्ट किया कश्मीर में, और उसके बाद उन्होंने सेंट्रल एशिया में इस बुद्धिज्म को प्रमोट किया। कैसे कि जो सिल्क रूट था एंशियंट इंडिया में, जो चाइना और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता था, उसमें बहुत सारे मर्चेंट्स भी जाते थे, मॉन्क्स भी ट्रैवल करते थे, मॉन्क्स लाइक फायान, हुएनसांग, जो कि ट्रैवल भी करते थे, अपने साथ एंशियंट टेक्स्ट भी लेके आते थे, आइडियाज़ भी लेके आते थे, और उनको अपने यहाँ पे लाके ट्रांसलेट करते थे। तो कनिष्क ने क्या किया, इस सिल्क रूट में, यहाँ पे आप देखिए सिल्क रूट आपको दिख रहा है, डिटेल में देखते हैं। तो ये सिल्क रूट है, तो सिल्क रूट जो कनेक्ट कर रहा है चाइना और सेंट्रल एशिया को, तो इस सिल्क रूट पे उसने कई सारे बुद्धिस्ट सेंटर को डेवलप किया। फॉर एग्जाम्पल खोतान, बामियान, काशगर, इस तरह के सेंटर को डेवलप किया और बुद्धिज्म को, स्पेशली महायान बुद्धिज्म को सपोर्ट किया। तो ये बुद्धिज्म कहाँ फैला? थ्रू ट्रैवलर्स एंड मॉन्क्स सेंट्रल एशिया में चला गया महायान बुद्धिज्म, और ये चला गया चाइना में। चाइना से ये कहाँ पहुंचा? कोरिया और जापान में। ठीक है, चाइना में वहाँ के लोकल ट्रेडिशंस, बिलीव्स, जैसे कन्फ्यूशियस की जो आइडियोलॉजीज थी उससे अमलगमेट होके, उससे कंबाइन होके इसने अपना एक अलग फॉर्म ले लिया। और जब जापान और चाइना में पहुंचा तो वहाँ की आइडियोलॉजीज से कंबाइन होके इसने एक अलग फॉर्म बनाया जिसको हम जैन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म कहते हैं। ठीक है, ये भी एक सबसेक्ट है बुद्धिज्म का। तो ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में जाके अलग अलग लोकल आइडियोलॉजीज के साथ कंबाइन करने की इसने अलग फॉर्म डेवलप की। बट ये एक तरह से मोटा मोटा देखा जाए तो इनका इन कंट्रीज में जो फाउंडेशन है वो किसकी है? महायान सबसेक्ट की। ठीक है, तो महायान हो गया, हीनयान हो गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द वज्रयान बुद्धिज्म। ये इंडिया में 8th और 9th सेंचुरी में डेवलप हुआ था, स्पेशली बंगाल और थोड़ी से बिहार के पार्ट में, जो कि तंत्र ट्रेडिशन पे बहुत फोकस करते हैं, तांत्रिक ट्रेडिशन है ये पहुंचा तिब्बत में अराउंड 10th 11th सेंचुरी में। वहाँ पर तिब्बत में बोन रिलीजन था उस टाइम पे, तो वहाँ से मिलके ठीक है इसने एक नया एक स्वरूप लिया बुद्धिज्म में, जिसको वज्रयान बुद्धिज्म कहते हैं। अब 2 मॉन्क हुआ करते थे, आतिश दीपांकर और पद्म संभव। उन्होंने इस सेक्ट को तिब्बत में फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, मेनली तिब्बत में, थोड़ा उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में भी कोशिश किया था, बट मेनली तिब्बत में, तिब्बत। ठीक है, अब इसका मेन फीचर क्या है? जो तिब्बतियन वज्रयान है सेक्ट, उसका मेन फीचर है कि जो स्पिरिचुअल हेड होता है इस सेक्ट का, वो हर बार जन्म लेता है, रीइंकारनेट होता है लामा के रूप में। ठीक है, करंट में जैसे दलाई लामा, जिनको कंपेंशन यानी करुणा का बोधिसत्व समझा जाता है। बोधिसत्व का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जिसने निब्बना यानी कि निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, लेकिन वो अभी तक इसलिए इस वर्ल्ड में रुका हुआ है, वो अभी तक लोगों के बीच में इसलिए है क्योंकि उसको बाकी और सारे लोग जिनको निब्बना या लिबरेशन प्राप्त नहीं हो रहा, उनको ये सेल्वेशन अचीव करवाने में हेल्प कर सके। तो उनको कहते हैं बोधिसत्व, यानी बुद्ध हो गया है पर बुद्ध के सत्व आ गए हैं उसमें, और लोगों की हेल्प कर रहा है, इसलिए अभी तक लोगों के बीच में है। ठीक है, अब बुद्धिज्म हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे, हीनयान साउथ ईस्ट एशिया में, महायान बाकी और एशियाज में जैसे सेंट्रल एशिया में, वज्रयान है स्पेशली तिब्बत में। ठीक है, तो महायान सेंट्रल एशिया, जापान, कोरिया, चाइना में, हीनयान साउथ ईस्ट एशिया में, वज्रयान तिब्बत में। लेकिन इंडिया में जो ओरिजिनल कंट्री थी, बर्थ प्लेस था, वहाँ डिक्लाइन हो गया बुद्धिज्म। क्यों हो गया? इसके बहुत सारे देखो आइडियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल फैक्टर्स हैं। धीरे धीरे इनसे फटाफट इनको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से डिटेल में। तो पहले हम बात करते हैं आइडियोलॉजिकल डिक्लाइन के थ्रू। बुद्धिज्म का जो फाउंडेशन था वो क्या था कि अगेंस्ट इसने ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी थी, डोमिनेंस था, उसको अपोज किया, वैदिक रिचुअल्स को अपोज किया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि सभी बराबर है, एगैलिटेरियन ट्रेंड्स को सपोर्ट किया। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में जैसे जैसे बुद्धिज्म ग्रो किया, ग्रो होने के बाद फिर से अलग अलग सबसेक्ट में बढ़ गया, तो इसमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आने लग गए। ठीक है, तो जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज थे, जैसे कि पहला हायरार्की बनने लग गई इसमें, यानी कि जो एगैलिटेरियन प्रिंसिपल के अगेंस्ट था। दूसरा, जो सिंपलिस्टिक रिचुअल्स होती थी वो कॉम्प्लेक्स होने लग गई, ये भी एकदम अगेंस्ट था। जो इंस्टीट्यूशन ऑफ बुद्धिज्म था उसके बिल्कुल अगेंस्ट था। दूसरा था
कि जो मोनेस्ट्रीज थी उसमें करप्शन बढ़ने लग गया। विमेन की एंट्री के साथ साथ वहाँ पे लग्जरी की एंट्री भी हो गई, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ की हो गई, पावर स्ट्रगल होने लग गया, यानी अथॉरिटी को लेकर खींचतान होने लग गई। तो ये सारे करप्शन आ गए। ठीक है, जो मॉन्क्स को वर्ल्डली अफेयर पे ध्यान नहीं देना चाहिए था वो वर्ल्डली मैटर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गए। इन सब चीज़ों ने मिलकर बुद्धिस्ट के प्रिंसिपल्स को कॉन्ट्राडिक्ट किया। बाद में अलग अलग आइडियोलॉजी के सेक्ट बनने लग गए, मूर्ति पूजा मानने लग गए कई कई सेक्ट। तो जो दिक्कतें आने लगी, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी, आइडियोलॉजिकल इश्यूज थे, उस टाइम के ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को रिजेंबल करने लगे कि ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस में भी हैं। तो उन्होंने जो सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी थी बुद्धिज्म की उसको बिल्कुल इरोड कर दिया। ठीक है, पहला रीजन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस और करप्शन वाला देख लिया हमने। दूसरा है कि हिंदुइज्म, बहुत से लोग उसको ब्राह्मणिकल रिलीजन बोलते हैं, बहुत से लोग वैदिक रिलीजन भी बोलते हैं। तो इसमें रिफॉर्म होने लग गया उस रिलीजन में। और रिफॉर्म्स जैसे कि इन्होंने क्या कहा, जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था उसने क्या कहा कि वेजिटेरियन बिल्कुल को सपोर्ट किया, यानी पहले जो सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस को प्रमोट करते थे, अब वे एनिमल सेक्रीफाइस को अपोज करने लग गए। ठीक है, उसके साथ साथ आदि शंकराचार्य हुए, जो हमने 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा है, आप जाके देख लें। एक वीडियो ऑलरेडी वेदांता ट्रेडिशन में हमने आदित्य की बात की थी। तो आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की इस रिलीजन को, सनातन धर्म के लिए, और उन्होंने बुद्धिज्म को बिल्कुल अपोज करना शुरू किया। तो ये भी लोगों में एक बड़ा फैक्टर था। ठीक है, इसके साथ साथ हिंदू और बुद्धिज्म दोनों के हिंदू मैथोलॉजिकल टेक्स्ट में काफ़ी सारी सिमिलैरिटी थी। तो हिंदुइज्म टेक्स्ट में बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया और बुद्धिज्म को हिंदुइज्म में असिमिलेट करना शुरू किया, समाहित करना शुरू किया, ऐसा दिखाना शुरू किया इट्स ए पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। इसके साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे दोनों धर्मों के, वो एकदम सिमिलर थे, जैसे कर्म का कॉन्सेप्ट, धर्म का कॉन्सेप्ट, मोक्ष का कॉन्सेप्ट। तो धीरे धीरे बुद्धिज्म का ग्रेजुअल असेमिलेशन हिंदुइज्म में होता रहा, स्पेशली 5th सेंचुरी एडी के बाद में। करेक्ट। इसके साथ साथ रॉयल पैट्रोनेज थी, वो उसका लॉस होने लग गया। पहले बहुत सारे जनपद हुआ करते थे, हमने कहा था कि एलिट क्लास ने, किंग्स ने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया था। लेकिन मौर्य किंगडम, स्पेशली अशोका और कुषाण डायनेस्टी के कनिष्का के बाद जो डायनेस्टीज थी, किंगडम सपोर्ट था, रॉयल पैट्रोनेज था, वो धीरे धीरे कम होने लग गया। और गुप्तास के बाद, यानी गुप्ता जो थे वो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म को सपोर्ट करते थे, तो उनका सपोर्ट बुद्धिज्म से कहाँ शिफ्ट हो गया, ब्राह्मणिकल और हिंदुइज्म के लिए वो सपोर्ट करने लगे। तो ये भी एक बहुत सेटबैक था बुद्धिज्म के लिए। तो उनके संघ, मोनेस्ट्री, किसी को सपोर्ट नहीं मिला, उनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इसके साथ साथ देखो क्या हुआ, पहले पाली लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचते थे, मैंने जैसे कहा था, समझाया था इमरजेंसी के टाइम पे। लेकिन अभी क्या हुआ, इन्होंने वापस से संस्कृत को इंक्लूड कर लिया एज ए एलीट लैंग्वेज। तो इनकी जो पहुंच थी वो रेस्ट्रिक्ट हो गई एलीट, एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। वो मास तक पहुंच ही नहीं पाए, पेनिट्रेट ही नहीं कर पाए आगे। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा उनके डिक्लाइन का। इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट से जो इन्वेजन थे, वो हूण के हों, तुर्क्स के हों, इस्लामिक इन्वेजन हो, उसने भी बुद्धा के डिमाइस के लिए, बुद्धिज्म के डिमाइस के लिए कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने पिलग्रिमेज सेंटर को तहस नहस कर दिया, मोनेस्ट्री को तोड़ दिया, बहुत सारे एजुकेशनल सेंटर थे जैसे नालंदा, उसको भी जला दिया। अब इन सब वजहों की वजह से इंडिया में जो बुद्धिज्म था वो डिक्लाइन होता गया, यानी कि बर्थ कंट्री में जो लैंड ऑफ इट्स बर्थ था बुद्धिज्म, वहाँ पे इसका डिमाइस हो गया, वो खत्म हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हमने बुद्धिज्म का बेसिक क्या है, बुद्ध कौन थे, उनकी स्टोरीज, इमरजेंस, स्प्रेड क्या है और डिक्लाइन कैसे हुआ, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से देख लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर लेंगे डॉक्ट्राइन्स क्या हैं, बिलीफ्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। उसकी अलग अलग टेक्स्ट क्या है, यानी कि जो बुद्धा लिटरेचर क्या है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनसे रिलेटेड उनके सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।